इतिहास केवल राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं है, बल्कि यह समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, भाषा और लोगों के जीवन में हुए परिवर्तनों का अध्ययन है ना? यह सिर्फ़ और सिर्फ़ राजाओं और युद्धों का कहानी नहीं है, ठीक है? इतिहास, ये बहुत सारे जो चेंज हुए, जैसे समाज में क्या परिवर्तन हुए, संस्कृति कैसी थी, क्या बदलाव हुआ, अर्थव्यवस्था कैसा था, भाषा, लोगों के जीवन में रहन-सहन, ये सारी चीज़ों का अध्ययन हम करते हैं इतिहास में, ठीक है? हम लगभग यहाँ पे 700 ईस्वी से लेकर के 1750 ईस्वी तक का समय भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण परिवर्तन का जो काल रहा है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? कि जो 700 ईस्वी से लेकर के 1750 ईस्वी में क्या-क्या परिवर्तन हुआ मुख्य रूप से, उसको हम समझेंगे। कहता है कि इस दौरान नए राज्यों का उदय हुआ, नई तकनीकें आई, व्यापार बढ़ा और समाज में अनेक बदलाव आए, ठीक है? बात समझ में आ गई होगी। कहता है आगे कि हजार वर्षों में हुए परिवर्तन, इतिहासकारों के लिए हजार वर्षों के इतिहास का अध्ययन करना आसान नहीं है, या किसी के लिए भी हो, चाहे कोई इतिहासकार हो या कोई जो अध्ययन कर रहा हो उसके लिए। हजार वर्ष का अध्ययन करना इतना आसान नहीं है प्यारे साथियों, ठीक है? अगर आपको हम एक महीने का, अगर हम आपको इतिहास करने के लिए दे दें कि एक महीने में क्या क्या हुआ, घटनाएं घटी, तो आप हैरान रह जाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। पर जो इतिहासकार हैं, 1000 वर्षों तक को उसका अध्ययन करना और उस चीज़ों को नोट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इतने लंबे समय में समाज, संस्कृति, धर्म, राजनीतिक और अर्थव्यवस्था में अनेक परिवर्तन हुए, है ना? बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे नए राज्य और साम्राज्यों का उदय हुआ, कृषि का विस्तार हुआ, व्यापार और वाणिज्य बढ़ा। इस प्रकार से क्या होता है, बहुत सारे बदलाव आते हैं, है ना? नई भाषाएं का विकास होता है, धार्मिक विचारों परंपराओं में बदलाव आया और कला, स्थापत्य और साहित्य का भी विकास हुआ। तो ये हजार वर्षों में काफ़ी सारे परिवर्तन आए, ठीक है? कहते हैं कि मानचित्र किसी क्षेत्र का भौगोलिक जानकारी प्रदान करते हैं, है ना? मानचित्र जो भी होता है, जैसे हमारा भारत का मैप है, तो वो फिजिकल फीचर्स बताता है कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, ठीक है? तो किसी भी मानचित्र, कोई भी मानचित्र हो, तो भौगोलिक जानकारी हमको देते हैं। अलग अलग समय में बनाए गए मानचित्र उस समय के ज्ञान और आवश्यकताओं को दर्शाते हैं। जैसे कि इस चैप्टर में आप देखेंगे बुक में, तो आपको 2 मैप दिए गए हैं, ठीक है? तो वो मैप जो है अलग अलग समय के हिसाब से अलग अलग बनाया गया है, ठीक है? इसमें एक पहला मैप दिया गया है अल इदरीसी का, है ना? एक पहला मैप है अल इदरीसी का मैप है, जो उन्होंने 1154 ईस्वी में उसको बनाया था। अल इदरीसी एक अरब भूगोलवेत्ता थे। उन्होंने 1154 ईस्वी में विश्व का मानचित्र बनाया था, है ना? जो आप बुक में देख लेंगे, ठीक है? इस मानचित्र में दक्षिण को ऊपर और उत्तर को नीचे दर्शाया गया था, है ना? हालांकि ये जो है मैप बिल्कुल उल्टा था। हमारे जो आज भारत का जो मैप है, भारतीय जो मैप है, हमारा मानचित्र है, उससे बिल्कुल ये उलट था, क्योंकि दक्षिण को ऊपर और उत्तर को नीचे दर्शाया गया था। मतलब जो श्रीलंका है उसको ऊपर कर दिया गया था और बाकी जो जम्मू कश्मीर ये सब वाला इलाका है उसको नीचे कर दिया गया था, ठीक है? तो इस प्रकार से ये जो मैप था बहुत ही उटपटांग था, है ना? पता ही नहीं चलता था इसका डायरेक्शन। कहता है भारत का स्थान आधुनिक मानचित्रों से अलग दिखाई देता है। जो भारत का जो आज का जो मानचित्र है उससे बिल्कुल ये अलग दिखाई देता था। स्थानों के नाम अरबी में लिखे हुए थे और इसमें कुछ समझ में नहीं आता था। यह मानचित्र उस समय के भौगोलिक ज्ञान को दर्शाता है। ये बात इस मानचित्र में, पहला जो मानचित्र है उसमें आपको बताया गया है। उसके बाद 1720 ईस्वी का मानचित्र एक बनाया गया है, जो कि यूरोपीय मानचित्रों द्वारा बनाया गया था। इसमें उत्तर और दक्षिण नीचे दर्शाया गया है। मतलब जो आज का जो आप भारत का मानचित्र देखते हैं वो बिल्कुल इसी जैसा दर्शाया गया है, बिल्कुल आज के जैसा ही उन्होंने बनाया था। समुद्र, नदियों और तट रेखाएं अधिक स्पष्ट दिखाई देती है इस मैप में। जो दूसरा वाला मैप है, आधुनिक मानचित्रों से काफ़ी समानता दिखाई देती है। जो आज का मैप है उससे बिल्कुल ये समान दिखता था, जो इसको 1720 ईस्वी में इस मैप को बनाया गया था, ठीक है? यानी मानचित्र समय के साथ अधिक सटीक और और वैज्ञानिक होते गए, है ना? ये बात इसमें बताया गया है कि जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे मानचित्र का भी हमारा जो है बढ़िया हुआ, ठीक है? कहते हैं कि समय के साथ शब्दों का अर्थ बदल जाते हैं। इतिहास को समझने के लिए उस समय के शब्दों का सही अर्थ जानना आवश्यक है। देखिए, जैसे समय जब बीत जाता है तो अर्थ भी बदल जाते हैं। वहीं इस शब्द को यहाँ पे बताया, जैसे हिंदुस्तान शब्द को यहाँ पे ले लीजिए। 13वीं शताब्दी में इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था और उस समय उसका अर्थ पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के मैदानों तक सीमित था।
है ना। जब ये 13वीं सदी में इन्होंने क्या कहता है, ये तो इतिहासकार है मिन्हाज उल सिराज ने, इन्होंने हिंदुस्तान का जो बताया था डिफिनेशन, उसका बताया था कि पंजाब हरियाणा और गंगा यमुना जो है उसके मैदान है वही हिंदुस्तान है। पर आज उसका अर्थ बदल गया, हिंदुस्तान का मतलब होता है पूरा, है ना। इसमें दक्षिण भारत शामिल नहीं था, आज हिंदुस्तान शब्द पूरे भारत के लिए प्रयोग किया जाता है ना। बात समझ में आ गई। यानी एक ही बात है, ये एक ही शब्द का अर्थ अलग अलग समय में बदल सकता है, ये एक आपको बात याद रखना है, ठीक है। इतिहासकार उसके स्रोत में अगर बात करें तो बहुत सारे इसकी इतिहासकार और स्रोत की बात आती है। कहता है इतिहासकार जो है अतीत की जानकारी विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करते हैं। जैसे आप पांडुलिपियों से प्राप्त करते हैं, जो स्रोत के प्रकार है, पहला पांडुलिपियां हैं। पांडुलिपियां यानी मनुस्क्रिप्ट होता है, ठीक है। हाथ से लिखे गए दस्तावेज को हम मनुस्क्रिप्ट कहते हैं, पांडुलिपि कहते हैं। संस्कृत में इन्हें पांडुलिपि कहा जाता है, ये संस्कृत शब्द है पांडुलिपियां। ताड़पत्र और भोजपत्र पर लिखी जाती थी, ये सभी बातें, मनुस्क्रिप्ट जो लिखा जाता था ताड़पत्र और भोजपत्र पर लिखा जाता था, ठीक है। बाद में कागज पर लिखी जाने लगी, क्योंकि इस समय जो था बहुत ज़्यादा महंगा था कागज, इसलिए कागज का उपयोग बहुत कम किया जाता था, है ना। तो इस प्रकार इसका उपयोग किया जाता था ताड़पत्रों का। इसमें क्या मिलता है, तो धार्मिक ग्रंथ मिलते हैं, साहित्य मिलते हैं, प्रशासनिक अभिलेख मिलता है, वैज्ञानिक जानकारी मिलता है, ठीक है, इन सभी मनुस्क्रिप्टों से, ठीक है। दूसरा आता है अभिलेख इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन जैसे पत्थर, स्तंभों, मंदिरों और धातुओं पर लिखे गए जो लेख होते थे। आज भी अगर आप जाएंगे जहाँ पे जो पुराने स्थल है वहाँ पे पत्थरों में गोद गोद कर लिखा हुआ होता है ना। तो वो इंस्क्रिप्शन होता है, अभिलेख होते हैं जो महाराजाओं लिखते थे वहाँ पे अपने याद के लिए, ठीक है। शासकों के आदेश और उपलब्धियाँ दर्ज होती थी इन्हीं सब पत्थरों पे, जिसको हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इसका महत्व ये है कि राजनीतिक इतिहास की जानकारी मिलती है, इससे प्रशासन और शासन व्यवस्था का भी पता चलता है इंस्क्रिप्शन से, ठीक है। सिक्के भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सिक्के के माध्यम से विभिन्न शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के बताते हैं कि कौन से शासक किस रूप में अपने सिक्कों को बनाया था। तो ये भी एक जो है सोर्स है ना, हिस्ट्री का, इतिहास का। शासक का नाम, उपाधि और समय की जानकारी भी इससे सिक्के से मिल जाती है। इसका महत्व यही है कि आर्थिक स्थिति का पता चलता है कि किस प्रकार से उस समय की स्थिति थी, है ना, क्या सिचुएशन था, ये बात को ये सिक्के बताते हैं। व्यापार और मुद्रा व्यवस्था की जानकारी भी मिलती है इसी से, ठीक है। इसके बाद आता है स्थापत्य यानी आर्किटेक्चर, जैसे किले बनाए गए, महल, मंदिर, मस्जिद, मकबरे, ये सब स्थापत्य है। इसका महत्व ये है कि कला और संस्कृति का ज्ञान मिलता है कि कला और संस्कृति किस प्रकार से उस समय में किस प्रकार से था, है ना। उस समय की तकनीक और वास्तुकला का भी पता चलता है कि किस प्रकार से तकनीकें बनाई गई थी, किसका किस प्रकार से उपयोग बनाए गए थे। जैसे ताजमहल का अगर बात करें तो कल के समय में बहुत वो, इतिहास के समय में बहुत वो मजबूत है, आज के समय में उसको बनाना बहुत मुश्किल है। आज बनाने में बहुत काफ़ी सारे टेक्निकल चाहिए हमको, है ना। तो आज वो संभव नहीं है संभव, पर ऐसा बात नहीं है, पर उसको बनाना पता नहीं चलेगा लोगों को। आज का इंजीनियर आपको पता ही है कि किस प्रकार से हैं, ये कहने की बात नहीं है। देखिए कागज का महत्व बात आता है। मध्यकाल में कागज का उपयोग तेजी से बढ़ता है। कहता है कारण इसका था, कागज सस्ता था, आसानी से उपलब्ध हो जाता था और लिखने में सुविधाजनक था, ठीक है। इसके परिणाम ये हुए कि पुस्तकों की संख्या बढ़ गई, प्रशासनिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाने लगे, शिक्षा और ज्ञान का प्रसार हुआ। यानी मध्यकाल में कागज का है जो उपयोग बढ़ गया था, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। आगे आता है पांडुलिपियां और उसकी समस्याएं। पांडुलिपियां हाथ से लिखी जाती थी। समस्याएं इसमें ये था कि नकल करते समय त्रुटि हो जाती थी। जैसे आप अगर 10 गो से अगर कॉपी लेकर के लिखेंगे तो अलग अलग उनके राइटिंग होते थे, और इस वजह से राइटिंग की वजह से कुछ पता नहीं चला, कुछ मिट गया, इस वजह से बहुत ज़्यादा समस्याएं होती थी। मतलब नकल जो करना होता था वो बहुत दिक्कत होता था। कुछ सब छूट जाते थे इससे, कुछ लेखक अपनी ओर से बातें जोड़ देते थे, अलग अलग प्रतिलिपियों में अंतर दिखाई देता था। दिखाई इसीलिए देता था क्योंकि अलग अलग सोर्स से लिए गए जो होते थे उसमें अलग अलग बातें लिखाई देती थी। कुछ का अर्थ समझ में नहीं आता था और कुछ का जो है कुछ लैंग्वेज समझ में नहीं आता था, कुछ अलग लिखा हुआ उसके बाद दिखाई नहीं पड़ता था। इतिहास क्या करते हैं, इतिहासकार जो है कई प्रतियों की तुलना करते हैं, समान तथ्यों का अध्ययन करते हैं और सबसे विश्वसनीय जानकारी चुनते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। इतिहास में चुनौतियां हैं बहुत सारे, इतिहास को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसमें प्रमुख चुनौतियां हैं सभी स्रोतों का उपलब्ध नहीं होना, सारे स्रोत उपलब्ध नहीं हैं, ठीक है। कई दस्तावेज नष्ट हो चुके होते हैं। पांडुलिपियां में त्रुटियां होती है, जो पांडुलिपियां होती थी, ठीक है, वो सभी अलग अलग स्रोतों में विरोधाभास हो सकता है, अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें लिखते हैं, ठीक है। इससे इसका समाधान करना बहुत जरूरी है। विभिन्न स्रोतों की तुलना, पुरातात्विक साक्ष्यों का उपयोग और अभिलेखों द्वारा सिक्कों का अध्ययन, ये सभी करना बहुत जरूरी है,
ठीक है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अल इदरीसी कौन थे। तो अल इदरीसी एक प्रसिद्ध अरब भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने 1154 ईस्वी में विश्व का मानचित्र बनाया था। हिंदुस्तान शब्द का अर्थ क्या है मध्यकाल में, इसका अर्थ क्या था? तो हिंदुस्तान शब्द का मध्यकाल में जो अर्थ था, पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के मैदानों के लिए प्रयोग किया जाता था हिंदुस्तान शब्द का। ठीक है, जो मिनहाजुस सिराज ने इसको सबसे पहले इस शब्द को बताया था। ठीक है, पांडुलिपियां क्या होता है? तो पांडुलिपियां हाथ से लिखे गए दस्तावेज होते हैं, है ना, जिसे हम पांडुलिपियां कहते हैं, मनोस्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, इतिहासकार के प्रमुख स्रोत कौन कौन से थे? तो पांडुलिपियां, अभिलेख, सिक्के, स्थापत्य, पुरातत्व जो थे, ये सभी इतिहासकार के प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, कागज का क्या महत्व था? कागज ने लेखक, शिक्षा, प्रशासन और ज्ञान के संरक्षण को आसान बनाया। ये बात आती है कागज के महत्व के बारे में कि कागज का महत्व उस समय ये था कि कागज आसानी से उपलब्ध हो गए थे और इससे क्या हो गया था, लेखन, शिक्षा, प्रशासन और ज्ञान के संरक्षण को बहुत ज़्यादा आसान बना दिया गया था। ठीक है, इसमें कुछ कुछ परीक्षा है तो महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इसको पॉज करके यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेना है। ठीक है, यानी यहाँ तक आप ये कह सकते हैं इतिहासकार कह सकते हैं कि इतिहासकार 1000 वर्षों के दौरान में समाज, संस्कृति, भाषा, राजनीतिक और अर्थव्यवस्था में बहुत सारे परिवर्तन हुए, इसका अध्ययन करना है जिसे इतिहासकार विभिन्न स्रोतों के माध्यम से करते हैं और समझते हैं। ठीक है, अब आगे हम समझेंगे नए सामाजिक और राजनीतिक समूह के बारे में। लगभग 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी के बीच भारतीय समाज और राजनीतिक में अनेक परिवर्तन हुआ। इतिहासकारों ने इस अवधि में नई तकनीकी, कृषि विस्तार, व्यापार वृद्धि और नए राजनीतिक संगठनों के विकास को महत्वपूर्ण माना। ठीक है, ये सारे जितने भी हैं इन सभी चीज़ों को इतिहासकार ने बहुत ही इंपॉर्टेंट माना, महत्वपूर्ण माना। इसमें कहता है नई तकनीकी का विकास हुआ। इस काल में नई तकनीक का उपयोग शुरू हुआ। प्रमुख तकनीकी के रूप में जैसे फारसी चक्र द्वारा सिंचाई, चरखा द्वारा सूत काटना, बारूद का युद्ध में प्रयोग करना, नई कृषि तकनीकों का विकास करना। तो इन तकनीकों से कृषि उत्पादन और आर्थिक गतिविधियां में वृद्धि आया। ठीक है, इसके बाद कहते हैं कृषि का विस्तार। जंगलों को साफ करके नई भूमि को खेती योग्य बनाया गया। कृषि उत्पादन बढ़ा, नई बस्तियां स्थापित हुई, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। तो ये सब कृषि का विस्तार इसमें हुआ। ठीक है, सामाजिक समूहों का उदय हुआ जिसमें जातियां और उपजातियां बटा। समाज अनेक जातियों और उपजातियों में विभाजित था। व्यवसाय के आधार पर नई जातियों का निर्माण हुआ और जाति व्यवसाय अधिक जटिल हो गई। यहीं से जो जाति था काम के आधार पर यहीं से बांट दिया गया था। ठीक है, जनजातियां जिसको ट्राइब्स कहते हैं, कई जनजातियां समूह धीरे धीरे स्थायी कृषि और जो राज व्यवस्था से जुड़ गए, है ना, जो ऐसे इधर उधर भटकते थे वो कृषि में जुड़ गए और एक जगह पर रहना शुरू कर दिया। कुछ जनजातियां जो है बाद में शक्तिशाली राजनीतिक समूह बन गई, ये बात आती है। इसमें आता है राजपूतों का उदय। इस काल में राजपूत जो था एक महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक समूह के रूप में उभरे थे। विभिन्न योद्धा समूहों ने स्वयं को राजपूत कहना शुरू कर दिया था। राजपूत वे होते थे जो मजबूत होते थे और बॉर्डर पर लड़ते थे, है ना। स्वयं को समूह में मतलब स्वयं जो होते थे वो अपने आप को मजबूत मानते थे, है ना। विभिन्न समूहों ने इसको राजपूत कहना शुरू किया जो बहुत अच्छे होते थे और जो पढ़े लिखे होते थे। ठीक है, उन्होंने अनेक राज्यों की स्थापना की थी। ठीक है, आगे बात आता है क्षेत्र और साम्राज्य का। 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच भारत में अनेक क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, विकास हुआ। ठीक है, क्षेत्रीय राज्यों का विकास, छोटे राज्यों ने स्वतंत्रता स्थापित की, स्थानीय शासकों को महत्व बढ़ा और विभिन्न क्षेत्रों की अपनी संस्कृति और भाषा विकसित हुई। ठीक है, इसी में आता है दिल्ली सल्तनत का विस्तार होता है। गयासुद्दीन बलबन ने 1266 से 1287 ईस्वी दिल्ली सल्तनत को मजबूत बनाया, प्रशासन को संगठित किया, साम्राज्य के विस्तार में योगदान दिया, है ना। इसका विस्तार जो बढ़ गया, पंजाब, गंगा यमुना दोआब, बंगाल, गुजरात, मालवा, राजस्थान, दक्षिण भारत में कुछ भाग, इतना तक इसका विस्तार हुआ। इस प्रकार से साम्राज्य और शासन की बात करें तो इसमें इतिहासकारों का मत है कि कई बड़े साम्राज्यों के शासक विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से शासन करते थे। ठीक है, शासन की विशेषताएं थी कर संग्रह व्यवस्था, सेना का संगठन, स्थानीय अधिकारियों की नियुक्ति, कानून और प्रशासन का विकास। इस प्रकार से शासन की विशेषताएं थी। ठीक है, भाषा और क्षेत्र का विकास हुआ। 700 से 1750 ईस्वी के बीच में अनेक भाषाओं का विकास हुआ। संस्कृत शब्द में सबसे पहले आता है कि धार्मिक और विविधतापूर्ण भाषा जो है बनी। संस्कृत जो है विविधतापूर्ण भाषा बना, है ना, खास करके ब्राह्मणों के लिए। ब्राह्मण और विद्वानों द्वारा प्रयोग की जाती थी ये संस्कृत भाषा, है ना। फारसी शब्द आता है दिल्ली सल्तनत और मुगल शासन की प्रशासनिक भाषा थी फारसी। ठीक है, सरकारी अभिलेखों द्वारा फारसी में लिखे जाते थे, सरकारी जितने भी अभिलेख थे वो सभी। क्षेत्रीय भाषाओं का भी विकास हुआ। इस काल में अनेक आधुनिक भारतीय भाषाओं का भी विकास हुआ। जिसमें प्रमुख भाषा था हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती,
तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सब जो थे क्षेत्रीय भाषा थे, है ना, जिसका विकास हुआ आपका इसी मध्यकाल में। भाषा और संस्कृति का भी विकास हुआ। कहते हैं क्षेत्रीय भाषाओं के विकास ने साहित्य को बढ़ावा दिया, लोक संस्कृति को मजबूत बनाया, क्षेत्रीय पहचान विकसित की, है ना। पुराने और नए धर्म भी यहाँ पे आए। इस काल में धार्मिक जीवन में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आया, अलग अलग यहाँ पे धर्म जो है आगे बढ़े। हिंदू धर्म में परिवर्तन आया, भक्ति आंदोलन, भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति का बल आया, जाति और कर्मकांड का विरोध शुरू हुआ। कहते हैं सभी लोग के लिए ईश्वर तक पहुंच का मार्ग था। इसमें प्रमुख संत आपके रामानंद, कबीर, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, तुलसीदास, ये सभी प्रमुख संत थे। इस्लाम धर्म का प्रसार इसी काल में हुआ था, मध्यकाल में। कहता है कि इस्लाम भारत में व्यापारी सूफी संतों और शासकों के माध्यम से फैला। सूफी संत सूफियों ने प्रेम, भाईचारा, मानवता, सहिष्णुता और संदेश दिया। प्रमुख सूफी संत में इसमें ख्वाजा चिश्ती थे, निजामुद्दीन औलिया और बाबा फरीद, ये सभी थे। ठीक है, इसमें आगे बात आता है धार्मिक समन्वय का। इसमें धार्मिक समन्वय में बात करें तो भक्ति और सूफी आंदोलनों ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया, सामाजिक समानता का संदेश दिया, विभिन्न समुदायों के बीच सद्भाव बढ़ाया गया। इतिहासकार मानते हैं और उनके स्रोत जो हैं, इतिहासकार अतीत की जानकारी विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है विलेख। विशेषताएं इसके हैं, पत्थरों, स्तंभों और धातुओं पर लिखे गए होते थे इंस्क्रिप्शन, शासकों के आदेश और उपलब्धि दर्ज होती थी। इसमें महत्व इसका था राजनीतिक इतिहास की जानकारी और प्रशासनिक व्यवस्था का ज्ञान के किस प्रकार से जो राजा हुआ करते थे वो कैसे अपने प्रशासनिक और राजनीतिक चीज़ों को संभालते थे, इससे यही पता चलता है। पांडुलिपियां हमने बता दिया है कि मनुस्क्रिप्ट होते थे, हाथ से लिखे गए दस्तावेजों को हम पांडुलिपियां कहते हैं। इसका महत्व यही है कि साहित्य, धर्म, विज्ञान, प्रशासन से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। सिक्के भी आपको बता दिया गया है पहले ही, स्थापत्य भी बता दिए गए हैं, है ना, ये सारी चीज़ें बता गए। इतिहास के नए दृष्टिकोण थे, पहले इतिहासकार केवल राजाओं और युद्धों पर ध्यान देते थे। आधुनिक इतिहास का अध्ययन करते हैं किसानों का जीवन, महिलाओं की स्थिति, जनजातीय समुदाय, शिल्पकार और व्यापारी, सामाजिक परिवर्तन, धार्मिक आंदोलन। इससे इतिहास अधिक व्यापक और समावेशी बन गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी के बीच भारत में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन है, बहुत बड़ा परिवर्तन आया। नए समाज जो थे नए सामाजिक समूहों का उदय हुआ, अलग अलग समुदाय बने, क्षेत्रीय राज्य और साम्राज्यों का विस्तार हुआ, भाषाओं का विकास हुआ तथा भक्ति और सूफी संत आंदोलनों ने समाज को नई दिशा दी। इन परिवर्तनों को समझने के लिए इतिहासकार अभिलेखों, पांडुलिपियों, सिक्कों, स्थापत्य और अन्य स्रोतों का उपयोग किया करते थे। यही स्रोत हमें भारत का मध्यकालीन इतिहास की सही और विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से जो चैप्टर है बच्चों ये खत्म होता है यहीं पे। और अगर लाइव वीडियो अगर नहीं देखें तो उसको जाकर देख सकते हैं। ये नोट्स के तौर पे हमने इसको रिवीजन करवा दिया है एक बार, है ना। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगले वीडियो में हम इसका MCQ करेंगे, जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न इससे बनेंगे, है ना, सारे प्रश्न करेंगे और जो इसमें इस बुक में जो सारे प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों का भी उत्तर करेंगे। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।